Good morning to everyone. आज हम पढ़ेंगे गोंड जनजाति। इससे पहले हम जनजाति वाला चैप्टर हमारा चल रहा था। चूँकि दिवाली ब्रेक के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं, आप सभी विद्यार्थियों को दीपावली की शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे गोंड जनजाति। बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा इसमें से क्वेश्चन आता है। यह भारत की सबसे प्रमुख, सबसे बड़े क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है, यानी कि सबसे व्यापक क्षेत्र में यह जनसंख्या निवास करती है। मुगल शासनकाल तथा मराठा आक्रमण से पूर्व गोंड जो क्षेत्र है उसके ऊपर इन गोंडों का शासन था। गोंड जनजाति का यहाँ पर शासन था और जो गोंडवाना क्षेत्र है वहाँ पर रहते थे। गोंड अनेक छोटे छोटे समूह में विभक्त थे, जिन्हें पृथक नाम से पुकारा जाता है, जैसे कोंडगांव मारिया, हिल मारिया, कई इनके नाम है, लोकल इनके नामों के नाम से पुकारा जाता है। और गोंडावण की संख्या दी जाती है इस क्षेत्र को जहाँ पर कि ये लोग निवास करते थे। और ये लोग जो होते हैं सामान्यतया जो भारत में मध्य प्रदेश है, जिसको हम सेंट्रल प्रोविंस कहते हैं, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से वहाँ पर इनका निवास क्षेत्र था। अभी भी वहीं पर है। इसके अलावा जो विंध्याचल, महादेव और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, जहाँ पर उन पहाड़ी प्रदेशों में ये लोग निवास करते हैं, जहाँ से नर्मदा, गोदावरी, महानदी नदियाँ बहती हैं। अधिकांश क्षेत्र में यहाँ पर जो है जंगली जो वनस्पति यहाँ पर थोड़ी सघन वन पाए जाते हैं, वही इनका मुख्य क्षेत्र है। जो गोंड लोग हैं कई सारे छोटे छोटे ग्रुप्स में बटे हुए हैं, जिनके कई सारे नाम, जैसे कोंडगांव मुरिया, हिल मुरिया, गढ़वा, नारायणपुर मुरिया, मुरिया स्त्री, मतलब कम से कम 20-25 इनकी कबीले बने हुए हैं। इनकी जो शारीरिक विशेषताएं अगर अपन देखते हैं तो सामान्यतः ये 5 फीट 5 इंच लंबे होते हैं, और जो लेडीज़ होती हैं वो इनसे भी छोटी होती हैं। कुछ जो गढ़िया गोंड होते हैं वो लगभग 6 फीट लंबे होते हैं। इनके बाल काले और घुंघराले होते हैं, मूँछों पर बाल कम होते हैं, नाक चौड़ी होती है, गठीला बदन होता है, लेकिन दिखने में सुंदर नहीं होते क्योंकि इनका कलर काफ़ी डार्क होता है, बाल घुंघराले होते हैं। स्त्रियाँ कम लंबी होती हैं और आँखें इनकी बड़ी बड़ी होती हैं। इनका निवास क्षेत्र मुख्य रूप से देख लीजिए। मुख्य रूप से इनका जो निवास क्षेत्र है यह है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के पठारी भाग, गोदावरी नदी तथा उत्तर में विंध्याचल तक ये लोग निवास करते हैं। इसके अलावा बस्तर में इनका मुख्य वर्ग निवास करता है। मारिया, मुरिया, परजा, भटरा, हबला, ये सब इनके उपनाम हैं। इनके वस्त्र आभूषण कैसे होते हैं? स्त्रियों में गोदने की प्रथा होती है। गोदना बोले तो जैसे टेटू जो बनाते हैं वो प्रथा होती है, जिसको कि ये लोग सुंदरता का प्रतीक मानते हैं कि इसको लगाने से, ये बनाने से सुंदर चेहरे पर बनाते हैं, हाथों पे बनाते हैं। गोदने की प्रथा जिसको सुंदरता मानते हैं। और ख़ासतौर से स्त्रियाँ जो है चेहरे पर चाँद बनाती है, सुंदर और ज्यामितीय आकृति में अपने शरीर पर गुदवाती हैं। अधिकतर ये लोग सूती वस्त्र पहनने का प्रचलन है। सूत बाज़ार से लाते हैं और उसको कपड़े के रूप में खुद ही अपने घर पर ये बनाया करते हैं। हर घर में वो चरखा होता है जिसको कि सूत पर ये लोग कपड़ा बुनते हैं। जो भेड़ों से ऊन प्राप्त करते ये लोग, उनसे कंबल एवं बर्तन, अपने कपड़े जो तैयार किया करते हैं। और अधिकतर इनके जो कपड़े होते हैं, इनके जो स्त्रियां होती हैं वह सूती वस्त्र धारण करती है, कपड़ा खुद बनाती है, सूत बाज़ार से लेके आती हैं। जो स्त्रियां गहने जो होते हैं मूंगे और नकली मोतियों से बने हुए आभूषण पहनती हैं। मूंग एवं कोड़ियों से गूंथ कर हार बनाती हैं अपने लिए। इनके जो उपकरण होते हैं इन लोगों के,
इनके जो लोहे के भाले वगैरह इनके मुख्य होते हैं। दांतली, हंसिया, कुल्हाड़ी इनके प्रमुख हथियार होते हैं, जो कि गांव में एक लुहार होता है और लुहार ही इनके सबके औजार बनाता है। अब आते हैं इनका सामाजिक जीवन से संबंध देखते हैं, इनका सामाजिक जीवन कैसा होता है। अधिकतर जो है गोंड समाज में जो होता है पितृ प्रधान समाज होता है। पिता ही सबसे बड़ा होता है। पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपूर्ण जो संपत्ति होती है बेटों में बांट दी जाती है और तथा पुत्री का संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं होता है। यदि लड़के को अपनी मनपसंद की लड़की से शादी करनी होती है तो लड़की के पिता जो होते हैं उस लड़की को 2 से 5 वर्ष के लिए लड़के के घर पर रहना होता है और उस बाद में जब लड़के वाले उससे प्रभावित हो जाते हैं तब उससे शादी होती है, जिसके सेवा विवाह कहा जाता है। यहाँ पर जैसे महिलाएं शादी के बाद में अपने पति के पास आती है तो पति के मरने के बाद भी उनका संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है, उनके बेटों का उस पर अधिकार होता है। तो कई प्रकार के विवाह इनमें होते हैं, जैसे विधवा विवाह, हरण विवाह, विनिमय विवाह, मकली विवाह, पेठू विवाह और सेवा विवाह। सेवा विवाह तो मैंने बताया है। अभी किसी लड़की को अगर अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी होती है तो लड़की घर में 2 से 4 वर्ष के लिए रहता है और उसके घर वालों को प्रभावित करता है। अगर वो मान जाते हैं तब वह शादी होती है। इसे सेवा विवाह के नाम से जाना जाता है। विधवा विवाह आप सभी जानते हैं। हरण विवाह में लड़का लड़की का हरण करके ले जाता है, विवाह होता है। विनिमय विवाह के अंतर्गत आदान प्रदान होता है। किसी भी जैसे किसी भी चीज़ का एक्सचेंज होकर के भाई मैं तुम्हें ये दूंगा ये लूँगा, ये सारी चीज़ें होती है वो होती है। एक होता है पेठू विवाह। पेठू विवाह जिसको मैंने अभी आपको कहा सेवा विवाह की तरह ही होता है पेठू विवाह। इस पेठू विवाह में जो लड़के होते हैं लड़कियां वही घर में जाते हैं और उनके बाद लड़के और लड़की का विवाह सेवा के उपरांत जो पेठू विवाह को ही सेवा विवाह भी कहते हैं। पति पत्नी के बीच में डाइवोर्स होता है, विवाह विच्छेद की होता है, किंतु जो विवाह विच्छेद का अधिकार होता है वो सिर्फ पुरुषों को होता है। महिलाओं को विवाह विच्छेद करने का कोई अधिकार नहीं होता है। बच्चों की जिम्मेदारी भी पिता पर ही होती है। गांव में एक मुखिया होता है, उस मुखिया का जो नाम उसको मुखिया को मुख आदम के नाम से जाना जाते हैं। और गांव में एक चौकीदार होता है जो जिसको कोतवाल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गांव में एक पुजारी, एक पुरोहित होता है, एक देवार होता है। यहाँ पर एक कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपके कई बार आती हैं, जैसे कि बाड़ा है, बाड़ा से संबंध है। जो मुखिया होता है, जिस मुखिया को हम मुखादम कहते हैं, मुखादम का जो घर होता है वो काफ़ी बड़ा सारा होता है जिसको कि बाड़ा कहा जाता है। और जितने भी गांव की धार्मिक जो गतिविधियां होती है उस बाड़ा से उसका संचालन होता है और यह मुखिया का मकान होता है। गुरी क्या है? गुरी गांव के जो एक प्रकार की कम्युनिटी हॉल होता है जिसके कि गांव के सभी लोग मिलकर के उस कम्युनिटी हॉल को बनाते हैं और जनसंख्या के आधार पर इसका आकार जो होता है वो निर्धारित होता है। गांव वाले जो होते हैं वो सब किसी भी तरह की मीटिंग जो होती है यहाँ पर होती है। गौतुल ये गोंड लोगों का युवा गृह होता है जहाँ अविवाहित युवक और युवतियाँ रहते हैं जिन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के नामों से पुकारा जाता है, जैसे घोटुल, गोतुल, भुइया, है ना। इनको अलग अलग नामों से रंगबंग के नाम से भी जाना जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में से रंगबंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लड़के लड़कियाँ जो रहते हैं, तरुण तरुणियाँ रहते हैं और एक दूसरे से परिचय करते हैं। इस प्रकार से गांव में अविवाहित नवयुवक घोटुल पर रह करके ही अपना जैसे अपने यहाँ परिचय सम्मेलन होते इस तरीके से हुआ करते हैं। अब यहाँ के जो खान पान जो है, इनका मुख्य जो भोजन है गोंड लोगों का, इनका मुख्य आहार चावल और मोटे अनाज होते हैं। क्योंकि यहाँ पे चावल और मोटे अनाज बहुत अधिक होता है इसलिए इनका ये मुख्य आहार होता है। यहाँ पर टेंगू और चर प्रमुख फसल होती है जो इनका मुख्य आहार होता है। टेंगू और चर के फल जो होते हैं इनमें फलों का जंगली फल होते हैं
जिन्हें ये लोग भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आम, आंवला, जामुन आदि भी इनके भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कंदमूल इनका प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है। इनका जो आर्थिक जीवन होता है गोंडों का, इनका आर्थिक जीवन जो होता है, ये लोग कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय होता है। गोंड जो लोग होते हैं इनका ये अधिकतर झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि का मतलब स्थानांतरित कृषि करते हैं। स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है कि एक स्थान पर किसी भी जंगल को ये लोग जलाते हैं, जला करके वहाँ पर खेती करते हैं। खेती करने के उपरांत उस ज़मीन को प्लेन करके उस पर कृषि करते हैं। 2-3 साल खेती करके उस जगह को वहाँ पर वापस उसको परती छोड़ देते हैं, फिर दूसरे जगह पर वो चले जाते हैं। इस तरह की जो कृषि की जाती है गोंडों के दौर से दीपा और पेंडा कृषि के नाम से जाना जाता है। दीपा और पेंडा कृषि जो दोनों में की विशेषता, एक समानता ये है कि दोनों को ही ये लोग प्रयोग में लेकर के छोड़ देते हैं, किंतु पेंडा कृषि जो होती है वो सीढ़ी नुमा खेती होती है, जबकि दीपा कृषि मैदानी भागों में की जाती है। इसके अलावा इन लोगों का रस्सी से टोकरी बनाना, रस्सी के द्वारा अन्य चीज़ें बनाना, है ना, और मछली पालन करना, पशुपालन करना, वनों की उपजों का एकत्रीकरण करना, यह भी इनके मुख्य आजीविका का साधन होता है। इनके जो गोंड लोग जो होते हैं, कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग भी इनके गाँव में स्थापित होते हैं, जहाँ से छोटे छोटे औजार बनाना। 2-3 गाँव में एक लोहार होता है जो कि इनके लिए लोहे के उपकरण बनाता है, औजार बनाता है। इस प्रकार से जो गोंड लोग होते हैं, गोंड जनजाति होती है, इन लोगों के लोहार लोग जनजाति नहीं होती, परंतु गोंडों से कुछ लोग लोहार हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोहार होते हैं वो गोंड नहीं होते हैं, और गोंड को लोहारों को काफ़ी सम्मान की दृष्टि से भी देखते हैं। गोंड परिवार कुटीर उद्योग में लगे रहते हैं, जैसे आरसी बनाना, हथकरघा कपड़ा बुनना, है ना, टोकरियाँ बनाना, रस्सी से वो बनाना, चटाइयाँ बनाना। आजकल जो है गोंड लोगों में भी जीवन में काफ़ी जटिलताएं आने लगी हैं, क्योंकि ये शिक्षित होने लगे हैं, इसलिए वन संपदा भूमि अनुपजाऊ होने लगी, वन संपदा समाप्त हो रही है। इसलिए अब धीरे धीरे जो इनका जीवन है वह काफ़ी जटिलताओं से परिपूर्ण होने लगा, लेकिन शिक्षा का अब इन पर धीरे धीरे प्रभाव होने लगा है। और कई गोंड जनजातियाँ जो है पढ़ लिख करके अब नौकरियों में भी आने लगी हैं, और कुछ जनजातियाँ जो हैं अभी भी कोयला, लोहा, अयस्क, मैंगनीज आदि की खानों पर कार्य करती हैं। ये चैप्टर समाप्त।